आज का जो टॉपिक है हम लोग का एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक के बारे में हम लोग बहुत चीज़ें समझ चुके हैं। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को क्या कर देना, तेज कर देना। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को फास्ट कर देना। ठीक, सही ढंग से समझना है कि ये इसका काम होता है अभिक्रिया को तेज कर देना। ये भी बोला जाता है अभिक्रिया को स्लो भी करता है। लेकिन ज़्यादातर जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है कि अभिक्रिया को फास्ट करता है। ठीक, वैसे ही हम लोग के शरीर के अंदर कुछ एंजाइम उत्प्रेरक भी पाया जाता है जो अलग अलग अभिक्रियाओं को कराता है, जिससे हम लोग क्या सेहत बना हुआ रहता है। ठीक, तो वही कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग के शरीर में कौन कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक पाया जाता है। ठीक, बेसिकली होता क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक का बात करेंगे तो एक ऐसा अणु होता है जिसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, जिसका आणविक द्रव्यमान 1000 के आसपास देखने को मिलता है। तो एंजाइम उत्प्रेरक एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जिसका अगर द्रव्यमान का बात करेंगे तो लगभग 1000 से अधिक होता है। और ये जो बना हुआ रहता है, किस पदार्थ का बना हुआ रहता है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो ये जो एंजाइम उत्प्रेरक होता है, ये जो बना हुआ रहता है तो किस पदार्थ का रहता है, तो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। और ये हम लोग के शरीर में जितना भी रासायनिक अभिक्रियाएं होता है, ये उसको कराने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो एंजाइम उत्प्रेरक हेडिंग डालना है और ये जो डार्क ब्लैक दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। सेम चीज़ें लिखा हुआ है इसमें भी, जब भी बताए कि एंजाइम प्रोटीन का एक जटिल अणु है। जटिल मतलब क्या है, बहुत बड़ा अणु होता है, अथवा इसका बनावट होता है वो जटिल होता है। ये जटिल अणु है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाले जितना भी हम लोग का शरीर का कोशिका होता है, तो उसमें जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है वो सबको क्या करता है, सबको कराने में मदद करता है। तो एंजाइम द्वारा, अब कहीं पर भी एंजाइम नाम सुनते ही ध्यान में जाना चाहिए। एंजाइम जो होता है, तो एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम हम लोग का शरीर में होता है जो एक क्या काम करता है, तो एक उत्प्रेरक का काम करता है। तो एंजाइम हम लोग के शरीर में पाया जाता है जो एक उत्प्रेरक का काम करता है। और हम लोग को जो कोशिकाओं में जो भी अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया को कराने में ये मदद करता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। किसका, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, तो एंजाइम का जो हम लोग शरीर में कार्य करता है। तो सबसे पहला जो एंजाइम होगा तो उस एंजाइम को हम लोग तो 1 नंबर देख के लिखना है। 1 नंबर में हम लोग कौन से एंजाइम का बात करेंगे, तो डायस्टेट एंजाइम। ठीक, तो ये एंजाइम क्या काम करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डायस्टेट एंजाइम का काम क्या होता है, तो देखो ये जो स्टार्च होता है ना, ये स्टार्च का सूत्र होता है, याद रखना लोग कि ये स्टार्च का सूत्र होता है। और ये स्टार्च हम लोग कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है। जो भी हम लोग साग सब्जी, धान गेहूँ, जो भी हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसी में ये स्टार्च पाया जाता है। यही स्टार्च का सूत्र होता है, ध्यान में रखना है। और यही स्टार्च क्या होता है, तो हम लोग जैसे शरीर में जाता है ना, तो ये क्या होता है, इसको जल के साथ अभिक्रिया करना रहता है। क्या करना रहता है, जल के साथ अभिक्रिया करना रहता है। तो ये जो जल के साथ अभिक्रिया जो हम लोग शरीर में खाना खाते हैं, तो इसको किसमें, तो इसको मल्टोज शर्करा में किसमें बदलने के लिए, मल्टोज शर्करा में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है, डायस्टेट एंजाइम कार्य करता है। तो यही डायस्टेट एंजाइम जो हम लोग शरीर में स्रावित होता है, यही एंजाइम क्या करता है कि हम लोग का भोजन में जो स्टार्च होता है वो बदल देता है। किसमें बदल देता है, तो मल्टोज शर्करा में बदल देता है। किसके साथ अभिक्रिया करके, तो जल के साथ अभिक्रिया करके ये मल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अब हम लोग का शर्करा, हम लोग पता है कि सबसे हम लोग का छोटा जो बनता है बाद में, सबसे छोटा चीज़ है जो टूट कर भोजन क्या बनता है, ग्लूकोज में बदलता है। तो पहले ये डायरेक्ट ग्लूकोज में नहीं बदलता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो स्टार्च के रूप में रहता है, और स्टार्च के रूप में बदल के किस में बदल जाता है, मल्टोज शर्करा में बदल जाता है। और इसको बदलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो डायस्टेट एंजाइम मदद करता है। तो 1 नंबर दे के ये पूरा लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
ध्यान रखना है, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्च को मल्टोज शर्करा में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। स्टार्च को मल्टोज शर्करा में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, डाइस्टेट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। चलिए 2 नंबर, अभी जो मल्टोज शर्करा बनता है ना हम लोग शरीर में, जब मल्टोज शर्करा का निर्माण हो जाता है, यही हम लोग का मल्टो, यहाँ पर इसका एन अणु था, यहाँ पर दिखा देते, यही हम लोग का मल्टोज शर्करा है। फिर जो शर्करा का निर्माण होता है, फिर ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, और ये जल के साथ अभिक्रिया कौन कराता है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो माल्टेस एंजाइम कार्य करता है। तो ये कौन सा एंजाइम होता है, देखो मल्टोज शर्करा है तो एंजाइम का नाम उसी के आधार पर रहता है, यहाँ माल्टेस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो यही माल्टेस एंजाइम इस शर्करा को किसमें बदल देता है, तो इस शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। और ग्लूकोज का सूत्र पहले से जानते हो, H12O6 होता है। तो यही क्या होता है, हम लोग का ग्लूकोज होता है, जो कि शरीर का हम लोग सबसे छोटा रूप देखने को मिलता है। यही हम लोग का शरीर का सबसे छोटा रूप, शरीर का जो भोजन पचने के बाद जो बच जाता है, यही हम लोग को ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है। यही ग्लूकोज के रूप में हम लोग कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि यही ग्लूकोज जो कोशिकाओं में रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है। यही ग्लूकोज हम लोग अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस बात को याद रखना कि शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो माल्टेस एंजाइम इसको क्या करता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। कभी कभी ये भी हम लोग सुने हैं कि शराब बनाने की विधि, तो होता क्या है, शराब किससे बनता है, तो अब जैसे ग्लूकोज से ही क्या होता है, शराब का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज होता है उसी से शराब का निर्माण होता है। और ये जो कराता है, ये कौन कराता है, जाइमेस एंजाइम कराता है। कौन कराता है, ये सब नंबरिंग देकर 1 नंबर 2 नंबर देख लिखते जाना है, या एग्जाम्पल देख के लिखते जाना है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि जो जाइमेज एंजाइम होता है, ये ईस्ट कोशिकाओं से प्राप्त होता है। ये एंजाइम कहाँ से मिलता है, तो ये ईस्ट कोशिका से प्राप्त होता है। ईस्ट एक क्या है, तो एक कवक होता है। ईस्ट क्या होता है, कवक होता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते थे, ये क्या होता है, कवक होता है। तो ये एक कवक होता है, ठीक। तो ये एक कवक होता है ईस्ट, और ईस्ट से जो यही ईस्ट जो होता है, ये कवक होता है। और इसी से कौन सा एंजाइम मिलता है हम लोग को, तो जाइमेज एंजाइम मिलता है। जाइमेज एंजाइम मिलता है, और यही ग्लूकोज को क्या करता है, एथेनॉल में कोई भी भोज्य पदार्थ होता है तो उसी को ईस्ट के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे अंगूर से शराब बनाया जाता है, एथेनॉल एक क्या है, शराब ही होता है। एथेनॉल एक क्या है, शराब होता है। तो ये जो शराब होता है, इसका निर्माण जो होता है किस प्रकार से, मान लो कि अंगूर सुने होंगे, तो अंगूर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और वही ग्लूकोज क्या किया जाता है, किसके साथ अभिक्रिया, अंगूर है तो अंगूर के साथ किसके साथ अभिक्रिया किया जाता है, ईस्ट से निकाला हुआ एक एंजाइम होता है, ईस्ट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि यही क्या करता है, अल्कोहल में बदल देता है। अल्कोहल क्या होता है, एथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। इस तरह से ये कार्य करता है। अगर एक और बात करेंगे एंजाइम का, यूरिएज एंजाइम जो होता है, यूरिया का जल अपघटन कराता है और इसको अमोनिया में बदल देता है। यूरिया को अमोनिया में चेंज कर देता है। तो ये हम लोग देखने को मिलता है कि जो यूरिया होता है उसको अमोनिया में बदलता है। इस बात को जानिएगा लोग, जो यूरिया होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, और इसको क्या करता है, शरीर में तो यहाँ पर और जल के साथ अभिक्रिया कराता है। और ये कौन सा एंजाइम से अभिक्रिया को कराता है, तो यूरिएज एंजाइम को कराता है। और ये किसमें बदल देता है, तो अमोनिया में इसको परिवर्तित कर देता है, ठीक। तो इसको भी लिखते चलना है। आगे अगर बात करेंगे चीनी, जिसको हम लोग शर्करा भी कहते हैं, ऊपर भी देखे थे। तो यही जो शर्करा होता है, तो जो चीनी होता है, जो शर्करा होता है, चीनी होता है, तो चीनी को ये 2 चीज़ों में, एक तो ग्लूकोज में और साथ साथ फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों का सूत्र समान होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज का सूत्र अलग अलग, सूत्र एक ही होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये किससे बनता है, चीनी से बनता है, शर्करा से बनता है। शर्करा किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसको कराने में जो मदद करता है, जो एंजाइम मदद करता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, तो इन्वर्टेस एंजाइम होता है, ठीक। तो यही एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब किस लिए, तो ये सब हमेशा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा पहले ही बता दिया है कि चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो उसका ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिलेगा इनवर्टेस एंजाइम देखने को मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से पूछा जाता है, दूध को जो दही में बदलता है तो एक बैक्टीरिया बदलता है। दूध को एक दही में जो बदलता है एक बैक्टीरिया बदलता है, जिसको लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं। और वही लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया जो होता है वो यहाँ पे एंजाइम की तरह काम करता है। क्या करता है, एक एंजाइम की तरह काम करता है। तो यहाँ पे लैक्टोबेसिलस जो बैक्टीरिया होता है वही क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये सब जितना भी एग्जाम्पल है सबके सब यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख के रखना जरूरी है। इसको लिख के रखना जरूरी है, इस बात को ध्यान देना। अगर आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है, एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं। एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं क्या क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो, एंजाइम उत्प्रेरक की अगर विशेषताएं का बात करेंगे तो ये देखने को मिलता है कि एक अणु को 1 मिनट में लगभग एंजाइम के एक अणु, जो अगर एंजाइम के एक ही अणु लेते हैं तो एक ही अणु अभिकारक के अणुओं को परिवर्तित कर देता है। कितना अणुओं को, 10 लाख अणुओं को परिवर्तित कर देता है। इसका जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम उत्प्रेरक होता है, उसका कार्य क्षमता क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। उसका कार्य क्षमता क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। और एक एंजाइम, इस बात को ध्यान में रखना है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एंजाइम अलग अलग अभिक्रियाओं को कराएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एंजाइम अलग अलग अभिक्रियाओं को कराएगा। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को कराता है। एक एंजाइम जो होता है वो एक ही अभिक्रिया को कराता है। एक एंजाइम जो होता है वो एक ही अभिक्रिया को कराता है। अब यहाँ पे एक वांछनीय ताप होता है। ये क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है कि हम लोग देखते हैं जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ऐसा मान लो कि टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो इसका क्रियाशीलता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जो एंजाइम होता है उसका क्रियाशीलता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लेकिन एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे फिर भी क्रियाशीलता क्या होने लगता है, घटने लगता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में। वांछनीय ताप क्या होता है, तो वैसा ताप जिस पर क्या होता है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम का क्रियाशीलता उच्च हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है, तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, वांछनीय ताप कहते हैं। अगर उससे ताप का मान बढ़ाना शुरू करेंगे, ताप यहाँ पर देखो अभी भी बढ़ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन इसका वेग, जो अभिक्रिया का वेग हो गया, वो क्या होने लगता है, घटना शुरू कर देता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है वो घटना शुरू कर देता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि एक ऐसा ताप आएगा जिसके बाद अगर ताप बढ़ाना शुरू करेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं। एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो सबसे एक नंबर में देख के लिखना है। एक नंबर में क्या लिखना है कि एंजाइम के एक अणु 1 मिनट में, एंजाइम के एक अणु 1 मिनट में लगभग 10 लाख अभिकारक के अणुओं में परिवर्तन ला सकता है। लगभग 10 लाख अभिकारक के अणुओं में परिवर्तन ला सकता है। मतलब एक ही अणु 1 मिनट में लगभग 10 लाख अभिकारक के अणुओं में परिवर्तन ये ला सकता है। ठीक है, 2 नंबर देख के लिखना है। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित होता है। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं कि ये एथेनॉल जो है, जाइमेज अगर है तो ये सिर्फ ग्लूकोज को ही
एथेनॉल में बदलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि ये एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देगा। तो एक एंजाइम सिर्फ एक ही अभिक्रिया के लिए होता है, एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए होता है, वो दूसरे अभिक्रियाओं में ओवर नहीं करता है। ठीक, 2 नंबर में ये चीजें लिखना था। 3 नंबर बात करेंगे। 3 नंबर एंजाइम वांछनीय ताप पर अत्यधिक क्रियाशील होता है। एंजाइम वांछनीय ताप पर अत्यधिक क्रियाशील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रियाशील देखने को मिलता है। एंजाइम वांछनीय ताप पर अत्यधिक या अत्यंत क्रियाशील होता है। उसको यहाँ पर इस ग्राफ को उसके नीचे बना लेना है। ठीक है। अब बात को यहाँ पे एक और बात को समझना है, जो एंजाइम होता है उसका पीएच रेंज हमेशा कितने के बीच में देखने को मिलता है, तो 5 से 7 के बीच में देखने को मिलता है। उसका पीएच जो रेंज होता है, तो एंजाइम का क्रियाशीलता कब अच्छा रहेगा, जब उसका पीएच मान 5 से 7 पर सबसे अधिक होता है। तो ये ज़्यादा क्रियाशील होता है जब पीएच मान क्या होगा, 5 से 7 रहेगा। तो लिखना है एंजाइम ज़्यादा क्रियाशील होता है, एंजाइम ज़्यादा क्रियाशील होता है जब उसका पीएच मान 5 से 7 के बीच में होता है। 5 से 7 के बीच में होता है। तो 5 से 7 के बीच में जब रहेगा पीएच मान, तो एंजाइम ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा अच्छा से वर्क करता है। 1-2 टर्म हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। अगर 5 नंबर में देखेंगे तो एक सह एंजाइम होता है। तो 5 नंबर में लिखना है वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है, उसे सह एंजाइम कहते हैं। जैसे विटामिन एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। जैसे विटामिन एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। ठीक है। एक होता है निरोधक या विष होता है। तो लिखना है 6 नंबर कि कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो एंजाइम की क्रियाशीलता में बाधक बन जाते हैं। वे पदार्थ निरोधक कहलाते हैं। ठीक है। ये सब कुछ गुण था। अब देखिए होता क्या है ना, कि जब हम लोग का शरीर का टेम्परेचर अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सब एंजाइम काम करना बंद कर देता है, सही तरीक़ा से काम नहीं करता है। इसलिए टेम्परेचर वांछनीय ताप से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब वांछनीय ताप से अधिक हो जाएगा तो उसका क्रियाशीलता भी कम हो जाता है, तो कोई भी अभिक्रिया सही ढंग से हम लोगों को शरीर में देखने को नहीं मिलता है। ये कब होता है, जब हम लोग बुखार होता है, ठीक, जब फीवर आता है तो उस टाइम हम लोग का जो शरीर का तापमान है वांछनीय तापमान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। वांछनीय तापमान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो उस टाइम कोई भी एंजाइम सही के तरीक़ा से काम नहीं कर पाता है, जिससे हम लोग को शरीर में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। अब ये एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की क्रिया विधि देखना है, किसका कैसे क्रिया विधि होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका तौर तरीका क्या होता है, ये कैसे अभिक्रिया को कराता है, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें समझना है। अभी होता क्या है, तो बेसिकली ये होता है कि जो यहाँ पे एंजाइम होता है उसका बनावट, और जो जिसके साथ अभिक्रिया, जो अभिक्रिया में भाग लेता है जिसको अभिकारक कहते हैं, और जो अभिकारक होता है उसका बनावट कुछ एक इस प्रकार से रहता है कि दोनों एक दूसरे में क्या होता है, फिट बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे में
फिट बढ़ जाता है। जैसे ताला और चाबी एक दूसरे में क्या हो जाता है, पूरी तरह से फिट बढ़ जाता है, एक ताला दूसरे चाबी से नहीं खुल सकता है। वैसे ही कोई भी अभिक्रिया सिर्फ एक ही एंजाइम से होगा, दूसरे एंजाइम से नहीं होगा, तो वो भी उसी प्रकार से क्या होता है, पूरी तरह से वो फिट बैठता है, तभी जाकर वो अभिक्रिया को करा पाता है। ठीक है, अब देखो इस बात को ध्यान में रखना है कि आज से अभी से याद रखना है, जो अभिकारक होता है, जो हम लोग अभिकारक पढ़ते, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रियाधार। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाधार के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्रियाधार के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर और नोटबुक में इसको दर्शा लेना है, जो अभिकारक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाधार कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्रियाधार कहते हैं। इस टर्म्स को कहीं पर दर्शा लेना है। अब इसमें लिखना है क्रियाधार की आकृति, क्रियाधार की आकृति एंजाइम के आकृति के पूरक आकृति होता है। क्रियाधार की आकृति एंजाइम के आकृति के पूरक आकृति होता है। एंजाइम के आकृति के पूरक आकृति होती है, ऐसे लिखना, एंजाइम के आकृति के पूरक आकृति होती है। एंजाइम के आकृति के पूरक आकृति होती है। ऐसे होने पर एंजाइम की आकृति क्रियाधार की आकृति में ठीक ठीक बैठ जाती है। एंजाइम की आकृति में क्रियाधार की आकृति ठीक ठीक बैठ जाती है, जैसे चाबी ताले में अच्छी तरह समा जाती है। इसलिए इस क्रिया विधि को ताला एवं चाबी प्रारूप भी कहा जाता है। इस क्रिया विधि को ताला एवं चाबी प्रारूप भी कहा जाता है। इतना यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब इसको आकृति से थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे एक अभिक्रिया समझेंगे। यहाँ पर ये जो है एंजाइम को दर्शा रहा है, इसे किसको दर्शाया जा रहा है, एंजाइम से, और ये क्रियाधार को दर्शाया जाए, मतलब ये अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। तो देख सकते हैं जो अभिकारक का बनावट इस प्रकार से होगा और एंजाइम का बनावट कुछ इस प्रकार से होगा कि दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को अगर सटाएंगे तो ये एक दूसरे से क्या हो गया, फिट बैठ गया। और फिट बैठ के एक यहाँ पर जटिल अणु का निर्माण करता है, जिसमें दोनों होता है, एंजाइम भी होता है और क्या होता है, अभिकारक भी होता है, जिसको क्रियाधार भी कहा जाता है। तो एंजाइम भी होता है और क्रियाधार भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ई को एंजाइम से दर्शाया जा रहा है, इसको क्रियाधार बोला जा रहा है, जिसको इस से दर्शाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकारक भी कहते हैं। ये दोनों पहले मिलता है और मिलने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहता है कि एक दूसरे का सेट बैठता है, पूरक आकृति रहता है, जो सेट बैठ जाए, जिससे ईएस का निर्माण होता है, सक्रिय। इसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय जटिल, इसको हम लोग सक्रिय जटिल बोलते हैं। ये जब एक दूसरे से जुड़ जाता है सब्सटेंस, तो यही अभिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण करता है। और प्रतिफल का निर्माण होते ही एंजाइम हमेशा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एंजाइम हमेशा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये दोनों आकृति बना के, ये जो आकृति दिया हुआ है, इसको बना के उसके नीचे ये अभिक्रिया को दर्शा लेना है। इस अभिक्रिया को यहाँ पे दर्शा लेना है। अब आगे हम लोग कुछ देखेंगे उत्प्रेरकों का औद्योगिक अनुप्रयोग। मतलब औद्योगिक मतलब क्या, इंडस्ट्री वगैरह में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री वगैरह में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हेडिंग डालना, उत्प्रेरकों का औद्योगिक अनुप्रयोग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये सबसे पहले हेबर विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। हेबर विधि क्या है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की विधि होता है। नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की विधि को हेबर की विधि हम लोग कहते हैं। और इसमें एक एंजाइम यूज किया जाता है। और कौन सा वो एंजाइम होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर लिया गया है, चूर्ण लिया गया है, किसका, लोहे का। किसका, लोहे का चूर्ण इसमें मिला दिया जाता है। और साथ साथ यहाँ पर थोड़ा पोटेशियम और एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी मिला दिया जाता है। पोटेशियम, थोड़ा
एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिला दिया जाता है, तो ये उत्प्रेरक की तरह। उत्प्रेरक को ज़्यादातर हम लोग, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तीर के ऊपर ही दिखा, इधर भी दिखाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि उत्प्रेरक को तीर के ऊपर नीचे ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। 1 नंबर देखिए, एल्युमिनियम का संश्लेषण। एल्युमिनियम का संश्लेषण मतलब एल्युमिनियम का निर्माण करने में, और एल्युमिनियम का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है। अगर नाम याद नहीं रहे उत्प्रेरक का तो अलग से लिख लेना है। इसको क्या है, ये लोहे का चूर्ण है, और इसका नाम अगर क्या बोलेंगे तो इसका नाम है पोटेशियम, और क्या है, पोटेशियम और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर यूज किया गया। तो ये अभिक्रिया को दिखा देना है। और भी है कि जो कि इंडस्ट्री में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, जो ऑक्सोवाइड विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर NO को बोला जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लेटिनम के जाली उपयोग करते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम के जाली उपयोग करते हैं। तो इसको भी यहाँ पर पूरा ही लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और भी अगर एग्जाम्पल लिखना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण के लिए भी एक हम लोग यूज करते हैं एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं किस में, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलने के लिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, जैसे इसमें हाइड्रोजन भी नहीं लिया गया, 2SO2 भी लिख दिया, इसको छोड़ दिया जाए, ये कुछ गलत दे दिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करें तो H2SO4 होना चाहिए, तो H2SO4 आएगा कहाँ से, हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, तो ये छोड़ देना है। एक यहाँ पे 3 नंबर देके इसको लिख लो, तेलों में हाइड्रोजनीकरण करने में, तो इसको लिख लेना। तेल का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए तेल के ऊपर, तेल को वाष्पीय बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए इतना इसमें काफ़ी है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ने। पदार्थ कुछ ऐसा होता है जिसका जो कण होता है कोलाइडी के समान होता है, कोलाइडी के समान होता है, तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि विलियन के विसरण पर कार्य करते समय 1861 में थॉमसन ग्राहम ने पाया कि पदार्थ के विलियन के संदर्भ में 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। 2 श्रेणियों में बांटा गया विलियन के पदार्थ को, एक क्रिस्टल लाभ, दूसरा को कोलाइड बोला गया। एक क्रिस्टल लाभ, दूसरे को कोलाइड बोला गया। तो वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिनके क्रिस्टल आसानी से बनाए जाते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टल लाभ कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडा, चीनी, ये सब क्रिस्टल आसानी से बन जाता है। तो देखो क्रिस्टल के बारे में पहले चैप्टर में भी हम लोग चर्चा किए थे, या शायद दूसरे चैप्टर में, जब एक विलियन के अंदर ठोस रूप में नीचे में जो जम जाता है, जब एक विलियन के अंदर कोई पदार्थ ठोस रूप में नीचे में जम जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ पर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, वे पदार्थ जिनमें क्रिस्टल आसानी से बनाए जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लाभ कहते हैं। क्रिस्टल लाभ उसको हम लोग कहते हैं। अब अगर बात करेंगे कोलाइड का, तो वे पदार्थ जो क्रिस्टल के रूप में आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जिसको क्रिस्टल के रूप में आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता है, उसको हम लोग कोलाइड कहलाते हैं। इनके आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उच्च होता है। इनमें विलियन के विसरण वेग के अपेक्षा के निम्न में होते हैं। विसरण वेग का बात करेंगे तो कम होता है, लेकिन इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो उच्च होता है। तो पदार्थ की कोलाइडी अवस्था सबसे पहले हेडिंग डालना है, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद लिखना है कि विलियन को 2 श्रेणियों में बांटा गया। विलियन को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहले लिखना है 1 नंबर देके, रोमन का 1 नंबर देना जरूरी नहीं है, क्रिस्टल लाभ, और उसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। दूसरा लिखना है 2 नंबर देके कोलाइड, और कोलाइड को हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। ठीक है। अब अगर बात करते हैं
तो बिलियन बेसिकली होता क्या है, बिलियन हम लोग को 3 अवस्था में देखने को मिलता है। बिलियन जो होता है वो 3 अवस्था में देखने को मिलता है। एक होता है वास्तविक बिलियन, एक होता है कोलाइडी बिलियन, एक होता है निलंबन। 3 प्रकार के बिलियन देखने को मिलता है, वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन और निलंबन। अब ये बिलियन को 3 अवस्था में किस प्रकार से बांटा गया, तो जो इसमें पदार्थ होता है, जो एक विलायक के अंदर एक विलय पदार्थ को जो मिलाते हैं, तो विलय के कण के आधार पर बिलियन को 3 हिस्सा में बांटा गया है। विलय के कण के आधार पर बिलियन को 3 हिस्सा में बांटा गया है, वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तो तीसरा जो होता है वो निलंबन होता है। तीसरा जो होता है वो निलंबन होता है। तो ये 3 प्रकार के बिलियन देखने को हम लोग को मिलता है। अब वास्तविक बिलियन क्या होता है, तो वास्तविक बिलियन में विलय के कण आणविक आकार के होते हैं। तो किसके, आणविक आकार के होते हैं, जबकि कोलाइडी बिलियन में विलय के कण सामान्य अणुओं के आकार से क्या होता है, काफ़ी बड़े देखने को मिलता है। तो कोलाइडी बिलियन में जो अणु, जो पदार्थ उसमें मिलाते हैं, उसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है। अगर हम लोग किसका, वास्तविक बिलियन का बात करेंगे तो उसकी तुलना में, वास्तविक बिलियन की तुलना में इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। वास्तविक बिलियन को सिर्फ बिलियन भी कहा जाता है। अब कहीं कहीं पे ये भी, अगर कहीं पर सिर्फ बिलियन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि ये वास्तविक बिलियन है। कहीं पर अगर बिलियन लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वो कैसा बिलियन है, वास्तविक बिलियन है। और कोलाइडी बिलियन को सोल भी कहा जाता है, कोलाइडी बिलियन को सोल भी कहा जाता है, कोलाइडी बिलियन को सोल भी कहा जाता है। तो आगे लिखना है, पदार्थ के अणुओं के आधार पे, पदार्थ के अणुओं के आधार पे, पदार्थ के अणुओं के आधार पर बिलियन को 3 भागों में बांटा गया है। बिलियन को 3 भागों में बांटा गया है। बिलियन को 3 भागों में बांटा गया है। बिलियन को 3 भागों में बांटा गया है, उसको ऐसे दिखाना है जैसे हम दिखा रहे हैं। तो बिलियन सबसे पहले लिख लेना है, इसको 3 हिस्सा में बांटना है। एक को हम लोग को लिखना है वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन। दूसरे को लिखना है, तो दूसरा जो होता है वो होता है कोलाइडी बिलियन, कोलाइडी बिलियन। तीसरा जो होता है तो होता है निलंबन, होता है निलंबन। अच्छा, कोलाइडी बिलियन को हम लोग कौन नाम जानते हैं, कौन सा नाम, तो सोल के नाम से जानते हैं। और वास्तविक बिलियन को सिर्फ बिलियन भी कहा जाता है, वास्तविक बिलियन को सिर्फ बिलियन भी कहा जाता है। इस प्रकार से डायग्राम के रूप में इसको दर्शा लेना है, इस प्रकार से डायग्राम के रूप में दर्शा लेना है। इस बात को ध्यान में रखना, कोलाइडी बिलियन का जो उसमें जो पदार्थ होता है, उसमें जो अणु होता है, उसका आकृति क्या होता है, उसका बहुत छोटा छोटा कण होता है। लेकिन कोलाइडी बिलियन का जो कण होता है वो बड़ा बड़ा होता है, और जो निलंबन का कण होता है वो तो सबसे बड़ा होता है, वो तो मिलता ही नहीं है। इतना बड़ा बड़ा कण होता है कि किसी में वो क्या होगा, घुलेगा ही नहीं, किसी में वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे वास्तविक बिलियन का बात करेंगे, जैसे अगर बात करेंगे जल में, जल में चीनी मिला दिए, जल में क्या किए, चीनी मिला दिए, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है, ये पूरी तरह से घुल जाता है। तो इसको हम लोग वास्तविक बिलियन कहते हैं। चीनी मिलाने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि जो पहले से विलायक इसमें था उसी प्रकार का इसका कलर दिखता है। लेकिन जो दूध होता है, जो दूध होता है, तो दूध जो होता है वो किसका होता है, तो कोलाइडी बिलियन का एग्जाम्पल होता है। निलंबन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब जल में हम लोग क्या मिला दें, मिट्टी मिला दें, जल में मिट्टी मिला दे तो सही ढंग से मिलता है क्या, थोड़ा देर के बाद नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तो वो मिलता नहीं है सही ढंग से। तो ऐसे बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो ऐसे बिलियन को हम लोग निलंबन कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब तीनों को हम लोग यहाँ से ये टेबल से ही हम लोग लिखेंगे, टेबल से ही याद रखेंगे, ये टेबल से ही लिखेंगे और टेबल से ही याद रखेंगे। तो उसके नीचे ये टेबल को बनाना है, उसके नीचे टेबल को बनाना है। टेबल में हमने सबसे पहले यहाँ पर दिया है वास्तविक बिलियन के बारे में। तो क्या दिया है, वास्तविक बिलियन में पदार्थ का जो कण का आकार होता है वो क्या देखने को मिलता है, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है।
10⁻⁷ बहुत छोटा अंक होता है। और इससे भी क्या होता है, इसका जो व्यास होता है कण का व्यास मतलब ये अगर कण है तो ये वाला दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो होता है वही क्या होता है, इसका व्यास होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होता है वो व्यास होता है। तो अगर इसका व्यास का बात करेंगे जैसे 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। और अगर इसका कोलाइडी विलयन का जो आकार होता है तो उसका आवेशक इससे बड़ा होता है। तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक रहेगा, 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक रहता है। लेकिन अगर निलंबन का बात करेंगे तो इसका जो पदार्थ का आकृति होता है ये हमेशा 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी क्या होता है, बड़ा होता है। 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम लोग बात करेंगे इस पदार्थ के कण का हर अवस्था में अदृश्य होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके पदार्थ का कण दिखेगा ही नहीं। जैसे अभी थोड़ा देर ही पहले बताए कि अगर कोई पानी में नमक मिला देते हैं तो अगर कोई पानी में नमक मिला देते हैं तो नमक का कण दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो ये हमेशा क्या होता है, अदृश्य होता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है। अदृश्य होता है मतलब दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे अति प्रबल माइक्रोस्कोप की सहायता से इसका कण देखा नहीं जा सकता है। अति प्रबल माइक्रोस्कोप की सहायता से भी कोलाइडी कण को देखा नहीं जा सकता, किंतु इन कणों से उत्पन्न प्रकाश का परिकिरणन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो देखो इसमें ये क्या करता है, जब इससे होता क्या है, हम लोग प्रकाश का परिकिरणन पढ़ते हैं। परिकिरणन का मतलब थोड़ा सा एक बार और याद दिला देते हैं कि परिकिरणन का मतलब क्या था। जब प्रकाश के लाइट ऐसे जाते रहता है तो बीच में छोटे छोटे कणों से टकरा कर क्या होता है, चारों दिशाओं में फैलता है। ये छोटे छोटे कणों से टकरा कर ये क्या होता है, जब ये छोटा छोटा कण इसमें रहता है, अगर इससे लाइट पार कराएंगे तो इससे जब कण से टकरा कर जब इधर उधर दिशाओं में फैल जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वास्तविक विलयन का जो कण इतना छोटा छोटा होता है कि अगर इससे प्रकाश भी गुजार देना तो हम लोग का परिकिरणन की घटना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर यही अगर कोलाइडी विलयन है और इससे प्रकाश को गुजार दे तो प्रकाश का परिकिरणन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो कोलाइडी विलयन जो होता है थोड़ा कण में क्या होता है, बड़ा होता है किससे, वास्तविक विलयन का। इसलिए वो क्या करता है, प्रकाश का परिकिरणन कराता है। अगर निलंबन का बात करेंगे तो इसको तो हम लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं। इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं है। इसको खुली आंखों से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन का जो कण और जो वास्तविक विलयन का कण होता है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोलाइडी विलयन में ये काम एक हो जाता है कि इसमें वास्तविक विलयन के कण से थोड़ा बड़ा होने के कारण इसमें प्रकाश के परिकिरणन की घटना घट जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल से और क्लियर समझ सकते हो लोग। मान लो कि अगर ये विलयन है, ये वास्तविक विलयन है, तो जब इससे प्रकाश की लाइट पार करेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, हमको प्रकाश की लाइट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर यही अगर कौन सा कोलाइडी विलयन रहेगा, तो जब कोलाइडी विलयन इससे पार करेगा तो उसके परिकिरणन होने के कारण ये वाला जो होगा प्रकाश के लाइट का किरण दिखाई देने लगता है। इससे पता चल जाता है कि वो क्या है, तो कोलाइडी विलयन है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें शीशा का गिलास है, अगर पानी में नमक मिला दी है तो इससे प्रकाश की लाइट पार करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब इसमें मान लो कि ये दूध है और जब इससे प्रकाश की लाइट ऐसे मारेंगे तो ये हम लोग प्रकाश की लाइट का किरण हम लोग को दिखाई देने लगता है। उससे ये पता चलता है कि वो कोलाइडी विलयन है। इसमें तीसरा अंदर दिया हुआ है कि पार्चमेंट झिल्ली के आर पार आसानी से पदार्थ का कण आ जा सकता है। तो पार्चमेंट झिल्ली होता है, झिल्ली का मतलब ही होता है कि इसमें कुछ प्रमुख कण को ही आर पार आने देता है। तो जो वास्तविक विलयन का कण होता है ना, वो आसानी से इसको आर पार कर सकता है, अगर लेकिन हम लोग को क्या बात करेंगे कोलाइडी विलयन का, तो पार्चमेंट झिल्ली से होकर धीरे धीरे गमन करता है। मतलब ये भी पार तो कर सकता है लेकिन थोड़ा बड़ा होने के कारण ये आसानी से पार नहीं कर सकते, इस झिल्ली को आसानी से पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि इसका कण थोड़ा बड़ा होने के कारण ये जो पार्चमेंट झिल्ली होता है इससे आसानी से पार नहीं कर सकता। निलंबन की बात करेंगे तो ये पार कर ही नहीं सकता, इसलिए कि निलंबन का कण बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्या होगा, पार्चमेंट झिल्ली से वो पार नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है।
और भी दिया हुआ है 4 नंबर की, इनमें पदार्थ का कण प्रकाश के परिकीर्णन नहीं होता है, तो इसमें परिकीर्णन घटना नहीं होता, इसमें परिकीर्णन का घटना होता है। इसमें पदार्थ के कण प्रकाश के परिकीर्णन नहीं करते। अब इसमें अब ये इसमें इतना ज़्यादा बड़ा रहेगा कण, मान लो इसके विलयन में इतना बड़ा कण रहेगा तो प्रकाश के लायक पारे नहीं करेगा, तो पारे नहीं कर पाएगा, इसलिए कि ये क्या एक अवरोध का काम करने लगा प्रकाश के, तो प्रकाश का अवरोध का काम करने लगा, तो इसमें परिकीर्णन होने की घटना नहीं कहा जाएगा। परिकीर्णन होने की घटना कब कहेंगे, जब उससे पार करके जाएगा लेकिन वहाँ पर कुछ प्रकाश के क्या होगा, फैल जाएगा। तो सिर्फ किस में होता है, तो सिर्फ फुलाइडी कण में होता है। और इसमें हम लोग बात करें विलयन का प्रासंगिक दाब अधिक होता है, इसमें विलयन का प्रासंगिक दाब अपेक्षाकृत इससे कम होता है, इसमें प्रासंगिक दाब अधिक होता है, तो इसमें भी अधिक देखने को मिलता है। चलो ये 4 नंबर तक लिख लेना है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जो अंतर दिया हुआ है 4 नंबर तक लिख लेना है सभी को, ठीक है। अब जो आगे का टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, तो कोलाइडी अवस्थाओं का वर्गीकरण। कोलाइडी अवस्थाओं का वर्गीकरण दिया गया है, जिसको अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया। तो इसको हम लोग यहाँ से हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कौन कौन सा अवस्था में इसका कोलाइडीकरण का निर्माण होता है, गैस में गैस का मिलना, द्रव में द्रव का मिलना, द्रव में गैस का मिलना, तो ये सब अलग अलग अवस्था होता है, जो कि 8 प्रकार का देखने को मिलेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।